बेटा आज 10 तारीख थी तो आज से हमारे सेशन का जो प्रॉपर आगाज हो चुका है और आज हमारी पहली क्लास है। और इस क्लास में हमने पॉलीमर केमिस्ट्री को पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप लोग जिन लोगों ने अभी सेशन ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो 100 डेज का सेशन है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फी जो है वो 3500 है जी। 100 डेज की ये फीस है। और ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मुनासिब फीस है। आप देखें कि एक माह की 4-4 हज़ार लोग ले रहे हैं, लेकिन ये पूरे 100 दिनों की है और 4 हज़ार से भी कम है। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी फ़ी पे करवा के स्क्रीनशॉट सेंड करें, उनको ऐड कर दिया जाएगा। और कल से सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही मीटिंग का लिंक जो होगा वो शेयर किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का चैप्टर। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। चूंकि हमने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट की है तो पहले कोशिश होगी हम एफपीएससी का जो सिलेबस है वो सारा कवर करें, उसके बाद फिर हम आगे दूसरी चीज़ों की तरफ मूव करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 बीएससी केमिस्ट्री से हम स्टार्ट ले रहे हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये। अगर आप कोई भी टेस्ट देते हो तो 2-3 एमसीक्यूज इसमें से पूछ लिए जाते हैं। चांसेस होते हैं कि इसमें से मोनोमर्स किसी पॉलीमर के पूछ लिए जाएं। हम बेसिक से स्टार्ट लेते हैं जी। पॉलीमर का जो वर्ड होता है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और पोली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है सर यूनिट्स। तो ऐसा कंपाउंड जो बहुत ज्यादा यूनिट से मिलकर बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात भी कर लेते हैं। अ पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है फॉर्म बाय रिपीटिंग रिपीटिंग लिंकेज ऑफ स्मॉल molecules and these small molecules are known as monomers। सर ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बने, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें रेपिटेशन होनी चाहिए। जो मॉलिक्यूल्स हैं या जिनको आप मोनोमर कहते हैं उनमें रेपिटेशन होनी चाहिए। लाइक ऐसे चेन होनी चाहिए ए बी ए बी ए बी, ये रिपीट हो रहे हो तो इसको आप कहते हो कि ये पॉलीमर की चेन हो गई है। अब इसमें क्या होता है, स्मॉल मास मिलता है, क्योंकि स्मॉल मास से मुराद है कि स्मॉल जिनका लेस मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मिलते हैं, पॉलीमराइज होते हैं और एक बिग मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड बना देते हैं। और जिसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10⁻³ टू 10⁻⁷ AMU होता है। याद रखें इतना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये पॉलीमर था। अब ये जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं मिलते हैं, इनको आप मोनोमर्स कहते हैं, छोटे यूनिट्स इनको बोलते हैं। हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, DOP। ये क्या होती है इसकी बात करते हैं। देखिए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होती है ये बताती है टोटल नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट इन अ पॉलीमर। तो एक पॉलीमर में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं? जी बेटा टेस्ट तो हमारे 50+ टेस्ट होंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स
एक पॉलीमर में उसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि लाइक इस तरह से चेन चलती जा रही है, चलती जा रही, सो ऑन, और हम इसकी काउंटिंग करें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हम पहुंचते के 200 तक ये इसके मोनोमर है, तो इसके जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो इसकी होगी वो फिर 200 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब पता क्या होता है, पॉलीमराइजेशन जो होती है उसमें डबल बॉन्डेड कंपाउंड या आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड मिलते हैं, लाइक उसके एन यूनिट्स मिलते हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके मिलते हैं। ये देख रहे हैं, ये एन मॉलिक्यूल मिलते हैं, और उसमें जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है उसका बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड आगे हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे फॉर्मेशन का, और ये चेन चलती जाती है, उसमें एडिशन हो जाती है, और ये चेन क्या होती है, चलती जाती है ये चेन, और एक लार्ज आपके पास मॉलिक्यूल बना देती है। ठीक हो गया, ये पॉलीथीन बन गया अब। और ये क्या था, इथीन, तो इसके नाम के साथ क्या आ गया, पोली का वर्ड आ गया, और ये पॉलीमर बन चुका है अब। बेटा अपने माइक और वीडियोस ऑफ रखनी है आपने। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर्स। 1 मिनट वेट कीजिएगा जी। हम बात करने जा रहे हैं पॉलीमर की करेक्टरिस्टिक्स की। तो पॉलीमर की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो नंबर 1 इसकी करेक्टरिस्टिक है कि जी पॉलीमर जो होता है ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 10⁵ या मोर हो सकता है। नंबर 2 इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि हर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर में डिफरेंस होता है, याद रखना है आपने। मैक्रो मॉलिक्यूल जो होता है वो जरूरी नहीं है कि पॉलीमर भी हो, ठीक है। उसके लिए पॉलीमर और मैक्रोमोलेक्यूल में क्या डिफरेंस है सर? पॉलीमर के लिए डिफरेंस ये है कि रिपीटिंग यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर वो मैक्रोमोलेक्यूल जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं वो आपके पास पॉलीमर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पॉलीमर। रिपीटिंग यूनिट्स का मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जिस मैक्रोमोलेक्यूल में रिपीटिंग यूनिट्स नहीं है वो पॉलीमर नहीं होगा। इसके बाद बात करें सर पॉलीमर में आपको क्रिस्टलाइन मटेरियल भी मिल सकता है, अमार्फस भी हो सकते हैं वो, और यूजुअली ये सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं। पॉलीमर जो होते हैं सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं, इसलिए इनमें जो रीजन्स होते हैं वो अमार्फस रीजन भी होता है इसमें, और इसके अलावा इसमें क्रिस्टलाइन रीजन भी होता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये एक पॉलीमर है, तो इसमें कुछ अरेंजमेंट होगी ऐसे, ये ऑर्डर है, और कुछ जो होगा वो ऐसे डिसऑर्डर में होगा। तो पॉलीमर में क्रिस्टलैनिटी भी आपको मिलेगी, क्रिस्टलैनिटी से मुराद ऑर्डर, और डिसऑर्डर यानी रैंडमनेस भी आपको मिलेगी उसमें। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हम अगर बात करें इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो पॉलीमर में डिफरेंट टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं, जिसमें वेंडरवाल फोर्सेस, फिर इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं। नंबर 3 इसमें सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। और 4 सर इसमें कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो सर इसमें डिफरेंट टाइप्स की आपके पास फोर्सेस हो सकती हैं। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं पॉलीमर की, ये डिपेंड करती हैं नंबर 1 साइज एंड शेप के ऊपर, और नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर। ये प्रॉपर्टीज इसकी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि पॉलीमर जो होते हैं इनकी जो
डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है, याद रखना है आपने। लो डेंसिटी होती है और ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंस शो करते हैं क्रोजन को, यानी ये रस्ट फ्री होते हैं, क्रोजन फ्री होते हैं, इनको जंग नहीं लग सकता। ठीक है जी। इसके अलावा जनरली अगर हम बात करें तो पॉलीमर इंसुलेटर होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं होते। यही रीजन होती है कि ये आपके पास इंसुलेटर्स इन नेचर होते हैं। और सेवंथ नंबर पे बात करें तो पॉलीमर जो होते हैं ये इजीली मोल्डेबल होते हैं, मोल्डेबल होते हैं और इनको डिफरेंट शेप्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से इनकी डायमेंशन जो होती है उसको वेरी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। आज हमने याद रखे पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। मैंने आपसे बात की हुई है कि जिन लोगों का टेस्ट है 31 को, तब तक हमने एक एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, चाहे वो 2 घंटे में हो चाहे 2.5 घंटे में हो। आपने मीटिंग अटेंड करनी है डेली और कोशिश करनी है पूरी मीटिंग अटेंड करनी है आपने। ठीक है, नोट्स बनाने आपने अपने हैंड रिटन, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, कोई बात ना समझ आए तो वो पूछनी है। तो क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे इसकी कर सकते हैं। तो पहली क्लास हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स की बुनियाद पर। तो इसकी बुनियाद पर पहली हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सर नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर अक्कर होते हैं। जिनकी एग्जांपल आपको दूं मैं, पर स्टार्च, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कॉटन, वूल, वुड, रबर, ये सारे क्या है सर आपके पास, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। अगर हम इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की बात करें, लाइक प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड, ये आपके पास सारे के सारे ये पॉलीमर्स हैं। तो सर प्रोटीन जो होते हैं इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। स्मॉल अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है जी। ये ताहिर साहब अपनी वीडियो ऑफ करें। ये आप लोगों ने बेटा ख्याल रखना है। ये देखिए कितनी डिस्टरबेंस वाली बात है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से, क्योंकि एक तो ये लोग फिर बात नहीं मानते। कम से कम टीचर कह दे तो बात सुननी चाहिए। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं और ये आगे चलकर प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें सेलुलोज की, ये भी एक पॉलीमर है सेलुलोज। और सेलुलोज जो होता है इसकी प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो कॉटन होती है। और याद रखें जो पेपर होता है मैन्युफैक्चर किया जाता है वुड्स ऑफ ट्रीज एंड आल्सो सपोर्टिंग मटेरियल होता है, ये सेलुलोज सारा इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। अब अमाइलोज, इट इज आल्सो अ पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। अमाइलोज जो होता है बेसिकली ये भी ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बनता है माइलोज। इसके बाद स्टार्च की अगर आप बात करो तो स्टार्च जो होता है सर आपके पास ये रेजरवायर होता है फूड का फॉर ऑल प्लांट्स, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका फूड रिजर्वायर स्टार्च होता है। और ये एक ड्राइव्ड कंडेंसेशन पॉलीमर है। अभी आपको नहीं पता कंडेंसेशन का, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो स्टार्च के जो मोनोमर होते हैं वो डी ग्लूकोज,
अब इनको आपने ये मोनोमर जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन सर इसका मोनोमर है, और अमाइलोज, ये दो इसके मोनोमर है। और याद रखें ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ अटैच होते हैं, या बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फोर्थ नंबर पे नेचुरल पॉलीमर आ जाता है, नेचुरल रबर। ये इंपॉर्टेंट है सर, इसको हम देखते हैं। इसका नाम जो होता है सर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन होता है मोनोमर इसका, और आपस में मिलता है ये आइसोप्रीन के मोनोमर, और एक लार्ज पॉलीमर बना देते हैं जिसको नेचुरल रबर कहते हैं। और ये एक प्लांट होता है हीविया ब्रांसिलिनियंसिस, जिससे ये ऑब्टेन होता है नेचुरल रबर। ठीक है, और ये एक बायोसिंथेटिक पॉलीमर है, बायोसिंथेटिक है जी। इसके अलावा ये आपको एक लेटिस की फॉर्म में मिलता है। लेटिस क्या होता है, बेसिकली मिल्की जूस होता है, मिल्की जूस ऑफ रबर प्लांट। जो रबर प्लांट होता है उसका मिल्की जूस होता है लेटिस। और इसके अगर हम मोनोमर की बात करें तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन या सीज 1,4 आइसोप्रीन, ये इसका मोनोमर है। दोनों नाम इसके ही हैं, याद रखिएगा। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन और सीज 1,4 आइसोप्रीन, ये इसके मोनोमर है। और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनके एक्शन से ये डिग्रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल मेडिकल ट्यूब्स में होता है, बलून में इसका इस्तेमाल होता है, और एडहेसिव्स में इसका इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है आपने। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें आइसोप्रीन की, या आप इसको कह सकते हैं सीज 1,4 आइसोप्रीन, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये अब मिलता है आगे, और ये एक पॉलीमर बना देता है जिसका नाम है नेचुरल रबर, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटा डाइइन। ठीक है जी, ये पॉलीमर की यूज होती है बेटा। इसके बाद आपके पास सेकंड इसकी टाइप आ जाती है सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए सिंथेटिक पॉलीमर नाम से पता चल रहा है जो आप लेबोरेटरी में तैयार करते हो, लेबोरेटरी में, या जिसको आप मैन मेड कहते हो। तो इसकी एग्जांपल बहुत हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है नाइलॉन 66। ये काफी लेंथी टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। और ये पीपीएससी में एमसीक्यूज पूछा गया था, नाइलॉन 6 के मोनोमर क्या है। देखिए नाइलॉन 6 का इसके अंदर पॉलीअमाइड ग्रुप पाया जाता है, ये भी याद रखना है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें एक तो, ठीक है। और इसके जो मोनोमर होते हैं सर वो आपके पास हेक्सा मिथाइलिन डायअमाइन, ठीक है, एक तो ये मोनोमर होता है, और दूसरा एडिपिक एसिड इसका मोनोमर होता है। ये आपने याद रखना है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। और ये बनता कैसे सर, इसमें से वाटर निकालना होता है हीट करके, तो ये नाइलॉन 66 आपको मिल जाएगा, नाइलॉन 66 आपको मिल जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा तो इसमें से। और अगर इसकी यूजेस की बात करें हम, तो ये टेक्सटाइल फाइबर में यूज होता है। 1 मिनट वेट करें, अजान हो जाए फिर हम देखते हैं जी। तो इसके यूज की बात करें तो ये आपके पास टेक्सटाइल फाइबर के तौर पर यूज होता है, ये याद रखना है। और इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये टफ होता है और हाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। तो ये इसके मुतालिक याद रखना है। दूसरी इसकी टाइप आ जाती है नाइलॉन 6 12 की। अब इसके मोनोमर क्या है वो मैं आपको बता दूं, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। और इसमें आपके पास टू डेकेन डायोइक एसिड, 2 डिकेन डायोइक एसिड इसके मोनोमर होते हैं, ठीक है जी। और इसको नाइलॉन 6 12 कहते हैं। तो ये आपने मोनोमर सबके याद रखने हैं, क्योंकि यही आपसे पेपर में पूछेंगे अगर पूछा भी तो।
थर्ड आपके पास टाइप आ जाती है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो मोनोमर होते हैं सर, वो आपके पास विनाइल क्लोराइड। एक बात आपको बता दूं, जिनके नाम के साथ पोली आता है और पोली को हटा देना है, बाद वाला जो नाम होगा वो उनके मोनोमर होंगे, ठीक है। और ये एक एडिशन पॉलीमर होता है। और दूसरी बात भी आपको बता दूं, जिनके नाम के साथ पोली आता है वो एडिशन पॉलीमर होते हैं। आगे चलकर बताऊंगा एडिशन क्या होते हैं। अब ये आपके पास ये विनाइल क्लोराइड होता है यहाँ पे, और ये रिएक्शन होता है, बांड टूटता है इनका, इस तरह से ये एन यूनिट मिलकर ये बना देते हैं, आपको पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है जी। अब इसके यूज की अगर आप बात करो, ये बनता कितने डिग्री टेम्परेचर पे है? 52 डिग्री टेम्परेचर पे, 9 के करीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर ये हाई स्ट्रेंथ होती है, हार्ड होता है, ये टफ होता है, ठीक है। और इसमें बाज औक़ात आपको कोई प्लास्टिसीजर भी ऐड करना पड़ता है। प्लास्टिसीजर क्या चीज होती है, याद रखें, प्लास्टिसीजर वो चीज होती है जो किसी भी सब्सटेंस की प्लास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करे। जो किसी भी सब्सटेंस की क्या इंप्रूव करे? फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करे, वो प्लास्टिसीजर होता है, ठीक है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो सर ये पाइप्स में यूज होता है बहुत ज्यादा, ये फ्लोर कवरिंग में इस्तेमाल होता है, फिर ये आपके पास ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स में इस्तेमाल होता है। तो ये इसका यूज है जी। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ टाइप आ जाती है पॉलीस्टायरीन। देखें ये आपको मैंने 10 से 15 जो हैं वो सिंथेटिक बताने, 50-60 हमने ये कर लेने, ताकि आपके पेपर में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो रहे ना। तो पॉलीस्टायरीन के मोनोमर सर स्टायरीन होंगे। स्टायरीन का स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ, ये भी पूछ सकते हैं। ये स्टायरीन का स्ट्रक्चर होता है C6H5, और ये कंबाइन होता है तो ये आगे पॉलीस्टायरीन बनाता है। अब इसका यूज क्या होता है? ये सर कंटेनर बना, फूड कंटेनर में बनाने में यूज होता है। फिर इसके अलावा ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक बोटल्स में। फिर ये पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ इसके इस्तेमाल आते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है आपके पास एक्रिलिक रेजेंस। ये आपने पेंट्स वगैरह में इनका नाम बड़ा सुना होगा, एक्रिलिक रेजेंस। रेजेंस ये क्या होते हैं सर? ये रेजन जो होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके जो मोनोमर होते हैं वो एक्रिलिक एसिड, एक्रिलिक एसिड हो सकता है। इसके अलावा मेथ या मिथाइल मेथ एक्रिलेट हो सकते हैं, मिथाइल मेथ एक्रिलेट। इसके अलावा एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल इनके मोनोमर होते हैं। बेसिकली ये ज्यादातर इन मोनोमर से मिलकर बनता है। और ये यूज कहाँ पे होता है? प्लास्टिक्स में, पेंट्स, फॉर कार इंडस्ट्री, वाटर बेस और वाटर बेस रेजिस्टेंट पेंट्स वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। आप लोग ऐसे करें, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें जी, दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें आप लोग।